जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूपीएससी में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दिया हुआ है कि इन कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और कथन दूसरा दिया हुआ है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इसमें से हमको ये देखना है कि सही कथन कौन सा है। तो कथन दो जो है यहाँ पे वो सही है, क्योंकि व्यक्ति के स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा फंडामेंटल राइट में भी दिया हुआ है कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य क्या नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता। आर्टिकल 19 में भी दिया हुआ है कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है। ठीक, ये आईएएस 2014 में पूछा गया था। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों है, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि क्यों है, संसदीय प्रणाली किसको कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये कथन जो है एकदम सही है, लेकिन यह संसदीय प्रणाली की व्याख्या नहीं करती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी रॉन्ग है, क्योंकि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इससे संसदीय प्रणाली स्पष्ट नहीं होती है। ये तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्य सभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इससे भी संसदीय प्रणाली की बात उभर कर सामने नहीं आती है। ये जो चौथा स्टेटमेंट दिया है कि मंत्री परिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि संसदीय प्रणाली की सरकार यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर एक भी मंत्री, जितने भी मंत्री परिषद होती है, अगर कोई एक मंत्री किसी निर्णय को लेता है तो वो जो सामूहिक मंत्री परिषद है उसमें से सबको उस निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है, वो उस समूह में उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो दिया हुआ है यहाँ पे कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है यानी सीमित सरकार। सीमित सरकार का ही मतलब है जो पहले स्टेट यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया होगा, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, इसका मतलब सरकार जो है यहाँ पे वो सीमित है। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। राज्य के चारों तत्व में है कि एक राज्य के पास भौगोलिक भूभाग होना चाहिए, एक उसके निवास करने के लिए उस पर जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, और चौथा संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का अर्थ होता है कि वो बाह्य और आंतरिक निर्णयों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जैसे भारत है, ये बाह्य और आंतरिक निर्णय जो दोनों करते हैं, ये उसमें भारत जो है संपूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए भारत एक संप्रभु राज्य है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से अनिवार्य का मतलब चारों में से कोई अगर तीन तत्व भी उपस्थित होते हैं तो उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमारे के यहाँ 1947 से पहले जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसके पहले जो भी शासन रहा यहाँ पे वो संप्रभु नहीं था, क्योंकि वो आंतरिक और बाह्य निर्णयों में वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, इसलिए वो संप्रभु राज्य नहीं था। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, ये बात एकदम सही है कि संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा है कि संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौमिक शक्ति है जिसे वह किसी भी बाह्य तथा आंतरिक निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है। ये हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। यानी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, दोनों कथन सही हो जाएंगे, पहले और दूसरे। जैसे छठवां यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। राज्य क्यों नहीं था? इसमें निश्चित भूभाग तो था भारत के पास, जनसंख्या भी थी यहाँ पे निवास करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि राज्य के सरकार के अभाव के कारण। तो जब सरकार भी थी यहाँ पे, अंग्रेजों का जो शासन था उसमें सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता के अभाव के कारण ही ब्रिटिश भारत में जो वायसराय का शासन था वो राज्य नहीं था। सातवें प्रश्न पे हम यहाँ पे आते हैं। सातवें प्रश्न में दिया हुआ कि भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। ठीक, तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये कथन सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। अगर मंत्री परिषद में से
किसी एक मंत्री का विश्वास प्राप्त, अगर उसके पास अविश्वास प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आ जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है वो भंग हो जाती है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, नहीं, राज्य का अध्यक्ष हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है उसमें राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस हिसाब से ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। ठीक। और 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में कौन सी विशेषताएं समान है? तो समान है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, हमारे के यहाँ ये है, लेकिन अमेरिका में क्या है, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो राज्यों के पास है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अपने आप में। ठीक है। दूसरा है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तो समानता हमको यहाँ पे देखनी है, तो समानता के उसमें अगर आप देखिएगा तो ये जो दूसरा है राज्यों के पास है, तो भारत में ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये हमारे क्या भी है और अमेरिका दोनों में, ये स्टेटमेंट सही है। चौथा है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, हमारे क्या जो हमारे यहाँ 250 राज्यसभा की वो है उसमें मनोनीत तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। वहाँ पे 50 राज्य है और सीनेट में सबके 2-2 सदस्य होते हैं, और जो वहाँ का राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसके भी 2 रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होते हैं सीनेट में। ठीक, इस हिसाब से यहाँ पे केवल थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थैंक यू।